नमस्कार। नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। भारत और अमेरिका के बीच 31 MQ-9B ड्रोन को लेकर लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा हुआ है। इससे न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा होगा, बल्कि इसमें 16 गुना वृद्धि भी सुनिश्चित होगी। विमानों की संख्या मौजूदा पट्टा समझौते से परे नई दिल्ली की समुद्री सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, अमेरिकी कांग्रेस के पास अब इस डील की समीक्षा करने के लिए 30 दिन का समय है। समीक्षा पूरी हो जाने के बाद भारत और अमेरिका प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र के साथ बिक्री की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। डिलीवरी की सटीक समय सीमा के बारे में कांग्रेस को सूचित करना कुछ ऐसा है जिसे हम आने वाले महीनों में भारत सरकार के साथ तलाशेंगे। आपको बता दें कि जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस स्टेट विजिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी कर ड्रोन डील के बारे में बताया गया था। बयान में कहा गया था कि ड्रोन भारत में असेंबल किए जाएंगे और इन्हें बनाने वाली जनरल एटॉमिक्स भारत में एक MRO सेंटर स्थापित करेगी। हालांकि इस बयान में ड्रोन की संख्या और मूल्य के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद समिति ने 31 MQ-9B ड्रोन्स की खरीद के लिए एक्सपेंस ऑफ नेसेसिटी जारी की थी। तब रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि भारतीय सेनाओं को इन ड्रोन्स की जरूरत है, इसलिए इन्हें खरीदा जा रहा है। 31 में से 15 ड्रोन सी गार्डियन थे, यानी ये नौसेना को मिलेंगे। बाकी 16 ड्रोन सेना और वायुसेना को दिए जाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालु ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने को देखने के लिए भी कतार में लग रहे हैं, जिसे वाराणसी की एक अदालत के हालिया आदेश के बाद पूजा अर्चना के लिए खोल दिया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए प्रबंध में जुटे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के जनसंपर्क अधिकारी पीयूष तिवारी ने बताया कि श्रद्धालु तहखाने में पूजा करने के लिए उत्साहित हैं। फिलहाल जिला प्रशासन के निर्देश पर हमने झांकी दर्शन कराने की व्यवस्था की है। व्यवस्था के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बाहर निकलने वाले श्रद्धालु मस्जिद परिसर की सीमा पर लगाए गए अवरोधकों के पास से एक खिड़की से तहखाने को देख सकते हैं। पहले ये क्षेत्र टीन की चादरों से ढका हुआ था, जिसे अदालत के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने बुधवार रात हटा दिया। शुक्रवार को अवरोधकों के पास खड़े पुलिस कर्मियों के एक समूह को तहखाने के दर्शन के लिए उत्सुक भक्तों की कतार का प्रबंधन करते देखा गया। आपको बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार देने का आदेश दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से नामित एक पुजारी द्वारा नियमित अंतराल पर पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही अदालत के फैसले के अगले दिन बृहस्पतिवार की सुबह याचिकाकर्ताओं और हिंदू पक्ष के कुछ वकीलों ने तहखाने के दर्शन किए। अब केवल पुजारियों को प्रार्थना करने के लिए तहखाने के अंदर जाने की अनुमति है। अन्य भक्त अवरोधकों के पास से दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बजट आया है वह भी एक तरह से देश के युवाओं को समर्पित है। सरकार जो रेल, रोड और आधुनिक इंफ्रा पर 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च करने जा रही है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी हमारे युवा ही होंगे। अच्छी सड़कों की सबसे ज्यादा इच्छा किसको होती है? हमारे युवाओं को। देश की बात करते हुए मोदी ने कहा कि भारत आधुनिक इंफ्रा पर जो 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है, उसमें युवाओं के लिए सबसे ज्यादा रोजगार के नए मौके बनेंगे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश का अंतरिम बजट पेश किया था। इस दौरान अपने अभिभाषण में वित्त मंत्री ने कहा, हमारी सरकार सर्वांगीण, समावेशी और सर्वव्यापी विकास की दिशा में काम कर रही है। हमारे युवा समाज की आकांक्षाएं ऊंची हैं। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 सालों में अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन दिखाई पड़े हैं। यहाँ के लोग आशा और विश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और प्रगतिशील नेतृत्व में साल 2014 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई, जिसके बाद सरकार ने सबका साथ सबका विकास के अपने मंत्र से इन चुनौतियों पर विजय पाई है। जो बजट आया है वो भी एक तरह से देश के युवाओं को ही समर्पित है। सरकार जो रेल, रोड पर आधुनिक इंफ्रा 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने जा रही है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी तो युवा ही होंगे। अच्छी सड़कों की सबसे ज्यादा ख्वाहिश किसे होती है?
हमारे युवा को नई वंदे भारत ट्रेनों को देखकर कौन सबसे ज्यादा खुश होता है? हमारा नौजवान, हमारे युवा। बजट में जो 40,000 वंदे भारत जैसे डिब्बे बनाने का ऐलान हुआ है, उसका फायदा किसे मिलेगा? हमारे युवाओं को। भारत आधुनिक इंफ्रा पर जो 11 लाख करोड़ रुपया खर्च करने जा रहा है, उसमें युवाओं के लिए ही सबसे ज्यादा रोजगार के नए मौके बनेंगे। भारत के युवा नई खोज कर सके, खेल हो या दूसरे क्षेत्र हो, अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां बना सके, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट का विस्तार भी ऐलान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीते शुक्रवार को झारखंड में प्रवेश कर गई। राज्य में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों द्वारा चुनी गई झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया गठबंधन उसकी साजिश के खिलाफ खड़ा हो गया और उसे सफल नहीं होने दिया। इस अवसर पर नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद थे और उन्होंने राहुल गांधी का स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास धन बल और जांच एजेंसियां हैं, लेकिन कांग्रेस और वह उनसे नहीं डरते हैं और उनकी विभाजनकारी विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जहां पिछली भारत जोड़ो यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बीजेपी के विभाजनकारी एजेंडे के खिलाफ थी, वहीं वर्तमान यात्रा देश के लोगों के लिए न्याय मांग कर रही है। गांधी ने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर उस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जिसे झारखंड के लोगों ने चुना है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी की साजिश के खिलाफ खड़ा हुआ और उसे सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि देश भर में बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है और कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में युवाओं को रोजगार मिलना असंभव है। राहुल गांधी ने छोटे और मध्यम उद्योगों के नुकसान के लिए मोदी सरकार को नोटबंदी नीति और त्रुटिपूर्ण जीएसटी को लागू करने का जिम्मेदार ठहराया है। लखनऊ की एक स्थानीय अदालत ने 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 माह कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 1100 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। घटना के समय जोशी कांग्रेस की सदस्य थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन कर बैठक करने की आरोपी इलाहाबाद की मौजूदा सांसद जोशी को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने 6 माह के कारावास और 1100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि 17 फरवरी 2012 की शाम करीब 6:50 पर जोशी लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा नगर के बजरंग नगर क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन कर प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी जनसभा को संबोधित कर रही थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक इसकी सूचना मिलने पर स्टैटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे और देखा करीब 50 लोगों की भीड़ बजरंग नगर के मकान संख्या 95 और 96 के बीच जाने वाली सड़क पर जमा थी और जोशी उन्हें संबोधित कर रही थी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि मौके पर वीडियो बनाया गया तथा उन्हें सभा से मना भी किया गया। इसके उपरांत मुकेश चतुर्वेदी ने कृष्णानगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस की विवेचना के उपरांत 12 सितंबर 2012 को जोशी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। 20 फरवरी 2021 को जोशी के विरुद्ध अदालत ने आरोप तय किए थे। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज को शुक्रवार रात आगरा से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून ले जाया गया। उन्हें सीने में दर्द के चलते सिनर्जी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पूर्व में ही उनकी इस हॉस्पिटल में देखभाल होती रही है, इसलिए शिष्यों के जोर देने पर उन्हें यहां से देहरादून शिफ्ट किया गया। पड़ोसी जिले हाथरस में रामकथा कह रहे जगतगुरु रामभद्राचार्य की शुक्रवार सुबह तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। सीने में दर्द की शिकायत पर उनको आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों की टीम तुरंत उनके इलाज में जुट गई। आते ही कुछ देर के लिए उन्हें ऑक्सीजन भी दी गई, जिसके बाद हटा दिया गया। कई जांच की गई जिनमें उनके सीने में संक्रमण का पता चला। मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों ने आईसीयू में पूरी तरह अपनी निगरानी में रखा और जांच के बाद उनकी हालत को खतरे से बाहर बताया। जगतगुरु के शिष्यों के अनुरोध पर उन्हें देहरादून ले जाने के लिए दिल्ली में एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया।
रात करीब 8 बजे और एम्बुलेंस आगरा पहुंची। पुष्पांजलि हॉस्पिटल की प्रबंधक HR माधवी सिंह राणा ने बताया कि इसके तुरंत बाद करीब 8:15 बजे उन्हें पुष्पांजलि हॉस्पिटल से एम्बुलेंस से हवाई अड्डे ले जाया गया, जहां से एयर एम्बुलेंस उन्हें लेकर देहरादून के लिए रवाना हो गई। एयर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद रहा। हरियाणा में बजट सेशन की तारीख की घोषणा होने के बाद ही विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार ये देखना होगा कि प्रदेश सरकार और कितना कर्ज में डुबाती है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने जांच एजेंसी को लेकर कहा कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग 20 फरवरी को हरियाणा में बजट सेशन के लिए तैयार हैं। शरिया चल रही है और हमारा पहले जन्मदिन भी चला और अब घर घर भी हमारा चला है। कांग्रेस घर आंदोलन चल रहे हैं और हमारे साथी घर घर जा रहे हैं। चुनाव का इंतजार, किसी की इंतजार करें और पूरी तरह से लोग भी चाह रहे हैं। और हरियाणा के 36 बिरादरी मन बना चुके हैं कि अपनी कांग्रेस की सरकार। पार्टी का काम है, कोई किसी को ये ना हमारे को मौका नहीं मिला। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसके चलते 22 IAS अधिकारियों समेत 116 HCS अधिकारियों के हरियाणा सरकार ने तबादले कर दिए हैं। चुनाव से पहले प्रदेश सरकार का ये अहम कदम माना जा रहा है। सीनियर IAS सुजान सिंह को हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को 22 IAS और 94 HCS अधिकारियों समेत कुल 116 अधिकारियों के तबादले किए हैं। सरकार ने गुरुवार की रात को भी 16 IAS और 55 HPS समेत 71 पुलिस अफसरों के तबादले किए थे। प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों के साथ पुलिस अधीक्षकों के तबादले होने अभी बाकी हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे समवेत सदन के समक्ष राज्यपाल के अभिभाषण से हुई थी। राज्यपाल के आगमन से पहले ही जय श्री राम और धनुष बाण अंकित केसरिया पटका पहने भाजपा के विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों ने विधानसभा मंडप के माहौल को राममय बना दिया था। इन केसरियों के बीच माहौल में सदन के अंदर कुछ लाल टोपी और पटका पहने सपा सदस्यों ने प्रवेश किया। सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के प्रवेश करते ही बीजेपी सदस्यों ने जय श्री राम का नारा लगाया, तो जवाब में सपा सदस्यों ने जय समाजवाद का नारा लगाया था। वहीं से लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से कहा कि कल राज्यपाल ने सरकार का लेखा जोखा सदन में रखा है, लेकिन विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी ने निंदनीय व्यवहार दिखाया और हम इसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी एक अराजकतावादी पार्टी है जो अपनी प्रकृति को बदलने में विफल रही है। यहाँ राज्य में लोगों ने उन्हें कई बार खारिज कर दिया है, लेकिन वे अराजकता पर जोर दे रहे हैं। ये एक बजट सत्र है, बजट प्रस्तुत किया जाएगा और राज्य का संपूर्ण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं को ख्याल रखते हुए आगे प्रावधान लागू किया जाएगा। हमारी पार्टी आम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए लगातार काम कर रही है और हमें इसमें सफलता भी मिल रही है। राज्यपाल महोदया ने विगत दिनों के सरकार का लेखा जोखा प्रदेश की जनता के समक्ष रखा, लेकिन विपक्ष ने, खासकर समाजवादी पार्टी ने जो आचरण सदन में दिखाया है बहुत ही दुखद है। हम उसकी निंदा करते हैं और समाजवादी पार्टी अराजकतावादी पार्टी बन गई है और ये कभी भी अपने अराजकतावादी स्वरूप को बदल नहीं पाए और प्रदेश की जनता ने इन्हें कई बार नकारा है। फिर भी लगातार इस प्रकार की गुंडई अराजकता को बढ़ावा देने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये बजट सत्र है, बजट सत्र के दौरान बजट प्रस्तुत होगा। इसके अलावा प्रदेश के सर्वांगीण चतुर्मुखी विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गरीबों को, महिलाओं को, नौजवानों को, किसानों को हमारी सरकार लगातार मजबूती प्रदान कर रही है और गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार कामयाब हुई है। खबर आगरा से है, जहां जिले के अछनेरा कस्बे में कोतवाली के पास उस समय हड़कंप मच गया जब टीयर गैस का गोला अचानक आबादी के बीचों बीच आकर गिरा। आपको बता दें कि टीयर गैस का गोला गिरते ही मोहल्ले के चारों तरफ टीयर गैस फैल गई और लोगों को परेशानी होने लगी। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने टीयर गैस का गोला अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में अछनेरा पुलिस अब जानकारी जुटा रही है कि आखिर ये टीयर गैस का गोला कहां से आया और इसे यहां किसने फेंका। हालांकि पुलिस टीयर गैस
गैस के गोले को अपने साथ ले गई है और मामले की जांच में जुट गई है। कुछ यानी जैसे वो चलती है ना कोई बम टाइप की ऐसी चीज़ चली थी। उससे ये है कि लोगों को स्मेल और आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत, ये चीज़ हुई। आगे माँ घबरा सी गई तो क्या मैं कह दी भीतर बच्चा के बाद से कहना है क्या आएगा मोड़ा सब और दिन में चिन्ह में नामन चले यहाँ तो बेहोशी की स्थिति हो गई थी। ज़्यादा बेहोश तो ऐसी तो नहीं भाई के बोलूँ नहीं का उससे पर ज़्यादा है। बहुत जोर से धुआं और मैं भी चक्कर उल्टी और नींद भी सी आ गई, बहुत जोर से कर रही और क्या धुआं बहुत जोर का था, बहुत कर रही। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के सिकंदरपुर आदर्श नगर पंचायत में साप्ताहिक बंदी के दौरान एसडीएम सिकंदरपुर ने नगरा पंचायत में भ्रमण करने निकले थे कि अचानक एक ज्वेलरी की दुकान खुली दिखी, जिसके बाद एसडीएम आवेश में आते हुए दौड़कर दुकान में दाखिल होते हुए दुकानदार के ऊपर थप्पड़ उठा दिया। उसके बाद उनका गार्ड भी दौड़कर दुकानदार से हाथापाई करने लगा, जिसका सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई हैं। वहीं पीड़ित दुकानदार ने बताया कि दुकान मेरे घर में है, जहां मैं अपने घर की साफ सफाई कर रहा था कि अचानक एसडीएम साहब दौड़कर आए और मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया और उनका गार्ड भी बदतमीजी करने लगा। हालांकि जब एसडीएम सिकंदरपुर से पूछा गया तो उनका कहना है कि किसी के साथ अभद्रता नहीं हुई है और सभी दुकानदार के साथ बैठक हुई थी कि साप्ताहिक बंदी रहेगी। मैं उधर से जा रहा था, किसी के साथ अभद्रता नहीं की गई है। जैसे किसी साथ अभद्रता नहीं हुआ है। सभी लोग मान लीजिए जैसे मीटिंग पहले हुई थी व्यापार मंडल के, सभी से ही समझौता हुआ था कि सभी लोग जो है साप्ताहिक बंदी का नियमानुसार पालन करेंगे। तो उसी समय एक गाड़ी से जैसे मैं गया था और सभी दुकानों को देख रहा था, निरीक्षण कर रहा था कि दुकानें बंद हैं कि नहीं। बाकी किसी साथ अभद्रता वगैरह नहीं की गई। हम स्वर्ण व्यवसायी हैं और आज सुबह उठे हैं, अपना हमारा घर और दुकान एक ही में है, 2 दरवाज़ा खोल के सफाई कर रहे थे, वीडियो में है। तब तक रोड से एसडीएम सर आए और दौड़ते हुए आके दुकान के अंदर आके मेरे गले पे कस के हाथ मार दिए और हाथापाई हमसे कर दिए। 2 उनके गनर भी थे, वो अंदर आके दुकान के अंदर मुझे खींचने लगे जबरदस्ती। खबर हाथरस से है, जहां महामई सलावत नगर के एक ही परिवार के 4 सदस्यों की नोएडा में मौत होने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि सिकंदर थाना क्षेत्र के महामई सलावत नगर के रहने वाले सगे 2 भाई चंद्रेश राजेश, बहन बबली और चंद्रेश की पत्नी निशा का शव देर रात नोएडा के उनके आवास पर मिला है। जब इसकी सूचना महामई सलावत नगर स्थित परिजनों के पास पहुंची तो उनमें कोहराम मच गया। घर पर भी ग्रामवासियों की भीड़ जमा हो गई है, जो रोते बिलखते परिजनों को सांत्वना देने में जुटे हैं। शाम तक शवों को आने की संभावना जताई जा रही है। खबर ग्वालियर जिले के डबरा कस्बे से है, जहां मामूली विवाद पर 2 पक्षों के बीच फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। मामले में पुलिस ने बीजेपी पार्षद सहित 6 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले भी शहर के सराफा बाजार में विपिन यादव और आरोपियों के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद एक बार फिर डबरा में आरोपियों ने विपिन यादव और उसके साथियों की घेराबंदी कर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस फायरिंग में विपिन यादव को भी 2 गोलियां लगी और घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी है और जगह जगह दबिश दी जा रही है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एसडीओपी उमेश कुमार गर्ग का कहना है कि अगर आरोपी हाजिर नहीं हुए तो सभी आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया जाएगा। ये कल रात्रि में फायरिंग की घटना हमको मिली। मौके पर जाकर के हम लोगों ने डेड बॉडी को डाकर के पीएम हॉस्पिटल में रखवाया गया और फरियादी पक्ष भी आ गए थे। उनके अनुसार 302, 34, 147, 148, 149 IPC के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जिसमें 4 आरोपियों नाम दर्ज हैं और 2 अज्ञात हैं। और जो 4 आरोपी के नाम डाले गए हैं उसमें बल्लो है, जितेंद्र है, हितेंद्र है और भूपेंद्र सिंह गुर्जर और 2 अन्य के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है और इसके लिए हम गिरफ्तारी के पूरे प्रयास कर रहे हैं। हाँ, जो हमको CCTV कैमरा है और हमको एकत्रित कर रहे हैं और उसके अनुसार जो साक्ष्य हमको पाई जाएगी
उसको हम इन्वेस्टिगेशन में लिए जा रहे हैं। और उधर की जहाँ उसको जिससे झगड़ा हुआ था उनका घर है जो, वहाँ से गोली चलने लगी, वहीं से गोली चली है। उन्होंने कुछ पूछा ना करा, पता नहीं कौन सी जगह है, घटना स्थल कौन सी जगह है? वो मैं इधर का नहीं हूँ, जगह नहीं पता, स्पॉट बता सकता हूँ। वो जिससे झगड़ा हुआ ये है कि उसी ने चलाई गोली, वहीं उन्हीं के घर से गोली चल रही थी। क्या इनके घर उनके घर के पास पास हैं क्या? हाँ, उसी गली में है, तो आस पास आगे पीछे की साइड में। अच्छा, ये आपके कौन है? मेरा दोस्त। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम में तेजी से बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही विभाग ने ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती संचरण की वजह से मौसम में तीव्र बदलाव के संकेत जताए जा रहे हैं। 48 घंटे में 4 से 5 मिलीमीटर तक वर्षा भी हो सकती है, जिससे फिर सर्दी बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में तेज धूप निकल गई, जिसके बाद लोगों को भीषण सर्दी से राहत मिली, लेकिन फिर मौसम में तेजी से बदलाव आ गया। शनिवार को पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती संचरण की वजह से मौसम में तीव्र बदलाव के संकेत हैं। विभाग के मुताबिक कई जिलों में भारी बारिश और कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। बारिश का ये सिलसिला रविवार तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में बारिश हो सकती है। नेशनल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।